नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है वृद्धाश्रम और ये बहुत ही अच्छी कहानी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है, तो चलिए तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। ये आंखें बड़ी चुगलखोर होती हैं, सारे राज उगल देती हैं, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। बस में सब लोग गाना गाते मस्ती करते हुए जा रहे थे। उदय जी उनका साथ तो दे रहे थे, पर उनका ध्यान कहीं और अटका हुआ था। उस दिन उदय जी सबके साथ थे, पर सुमन जी की वो आंखें, उनकी रिक्तता उन्हें सारा दिन बेचैन करती रही। दिन भर की मौज मस्ती और धूम धड़ाके के बाद सभी लोग रात 8 बजे तक आश्रम में आ गए। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। सब लोग थक जरूर गए थे, पर चेहरों पर एक अलग ही सुकून था। सच है, जीवन में परेशानी किसके पास नहीं होती, और उनको लेकर बैठे रहने से वो कम होने की बजाय हमारी सेहत पर ही बुरा असर डालती हैं। इसलिए जब भी मौका मिले, जिंदगी में इन छोटे छोटे पलों से जिंदगी को खुशनुमा और यादगार बना लेना चाहिए। वैसे भी खुशी, जिंदादिली और मनोरंजन कभी किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। एक उम्र के बाद सादी जिंदगी जियो, पूजा पाठ में मन लगाओ, खुद को एक बंधे बंधाए दायरे में ढाल लो। क्यों भला? क्या उम्रदराज हो जाने से शौक भी मर जाते हैं? कभी नहीं मरते। बस समाज के बनाए नियमों की खातिर मारने पड़ते हैं और जिंदगी को उन बेकार की वर्जनाओं से नीरस बना देते हैं। उदय जी भी आज काफी थक चुके थे। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनके कानों में आवाज आई। आश्रम की केयर टेकर यहाँ के संचालक से कह रहा था, सर, सुमन जी को आज शाम को अस्थमा का जोरदार अटैक पड़ा था। वो तो उनके पास इनहेलर था, तो वो तुरंत दे दिया। डॉक्टर को बुला रहे थे, पर उन्होंने ही मना कर दिया। संचालक ने केयर टेकर से पूछा, अब कैसी है उनकी तबीयत, और आपने उनके घर वालों को खबर की? केयर टेकर बोला, सर, अब पहले से बेहतर है और सुमन जी ने घर वालों को खबर करने से मना कर दिया था। संचालक ने सुमन जी के बेटे को फोन मिलाते हुए कहा, फिर भी हमारा फर्ज बनता है उनके घर वालों को खबर कर दी जाए। तभी दूसरी तरफ से अनुराग ने हेलो बोला, तो संचालक जी ने उन्हें सुमन की तबीयत के बारे में बताया। उधर से अनुराग रूखे स्वर में बोला, कोई घबराने की बात नहीं है। माँ को पहले भी ऐसे दौरे आते हैं, इनहेलर से आराम आ जाता है। संचालक आगे कुछ कहते, इतना मौका अनुराग ने दिया ही नहीं और फोन बंद कर दिया। संचालक खुद से ही बोलने लगा, कैसी औलाद होती है। सच में इंसान बुढ़ापे से इतना परेशान नहीं होता जितनी ऐसी औलाद से। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। उदय जी ने सब सुन लिया था। उन्होंने एक नज़र सुमन जी के कमरे की तरफ डाली। उनका मन तो हुआ कि उनकी तबीयत पूछ कर आए, पर उनके सुबह के व्यवहार को याद कर उनकी उधर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह कमरे में आकर हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर लेट गए। खाना खाने का मना कर दिया था उन्होंने। सिर्फ दूध लेंगे। दिन में भी खूब खा लिया, पेट को थोड़ा आराम देना चाहते थे। तभी उनके फोन पर उनके पोते युग का फोन आ गया। दादाजी, मम्मा ने बताया आज आप लोग पिकनिक पर गए थे। आप बहुत गंदे हैं, मुझे क्यों नहीं ले गए? और फिर काफी देर तक दादा पोते में शिकायतें, मजाक मस्ती चलती रही। फिर फोन प्राची ने ले लिया। पापा, 2 दिन बाद आपको लेने आएंगे। मम्मी की भी बरसी आने वाली है, तैयारी भी करनी है। उदय जी ने प्राची से कहा, ठीक है बेटा। इससे ज़्यादा उसने बोला नहीं गया और उन्होंने फ़ोन रख दिया। प्राची भी जानती थी उदय जी अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। उदय जी की आंखें भर आई। उन्होंने सरोज की फ़ोटो निकाली और उन्हें देखते हुए बोले, समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कल की ही तो बात है जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, और इधर तुम्हारी बरसी भी आ गई। 2 बूंद आंसू उदय जी की आंखों से लुढ़क कर सरोज जी की तस्वीर पर गिर गए, मानो उनके आंसुओं पर आज भी उनकी सरोज जी का ही हक था। तभी उन्हें आवाज आई, फिर रोने लगे उदय जी आप? ऐसे कब तक चलेगा? जिंदगी में बीती बातें भूल आगे बढ़ना ही पड़ता है। आश्रम में काम करने वाली रुचि रात को सोने से पहले सबको देखने आती है। हर किसी से ऐसे संबंध है मानो उनकी बेटी हो। आश्रम में रहने वाले हर सदस्य से अच्छी तरह से वाकिफ है। किसको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उसे सब पता है। पर बिना किसी की इजाज़त के किसी की बात दूसरे को कभी नहीं कहती।
वह तसल्ली और अपनेपन से सबको सुनती है, समझती है, उनके दुख, खुशी, दर्द सब सुनकर तसल्ली देती है। वैसे भी बुढ़ापे का एक दर्द ये भी तो है कि उनको कोई सुने, उन्हें वक़्त दे। बस यही सब रुचि अपनेपन और बिना किसी स्वार्थ के करती है। वह उदय जी के पास ही एक कुर्सी लगाकर बैठ गई और उनके हाथ को सहलाते हुए बोली, "बहुत याद आती है।" उदय जी भावुक हो बोले, "याद तो तब आए जब उसे भूलूं। यहाँ तो दिन रात दिमाग में बस वही रहती है। और बेटा, अब जिंदगी में बचा ही क्या है आगे बढ़ने को? अब तो बस मौत ही आगे बढ़कर गले लगाएगी।" रुचि उदय जी के मुंह पर हाथ रखती हुई बोली, "जब तक इस शरीर में सांसें हैं, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी नीरसता से नहीं, जिंदा दिली से जीनी चाहिए। और यही तो इस आश्रम का मकसद है कि जो लोग जिंदगी से निराश हो चुके हैं, उन्हें कोई आस मिले, जीने का नया नजरिया मिले।" काफी देर तक रुचि और उदय जी बातें करते रहे। उदय जी ने रुचि को सरोज जी की बरसी और घर पर जाने का बताया। रुचि के चेहरे पर सुनने का भाव था। वो दीवार को एकटक निहारती हुई बोली, "एक आपका बेटा है और एक सुमन जी का। कभी साफ साफ तो नहीं कहा, पर मनोविज्ञान की डॉक्टर हूँ, समझती हूँ बेटे बहू का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है।" उदय जी ने रुचि से उस रात की बात साझा करना उचित नहीं समझा। सुबह उदय जी अपनी कुछ साथियों के साथ नियमित योगा कर रहे थे। योगा के बाद वह डाइनिंग एरिया में नाश्ते के लिए जा रहे थे। तभी उनकी नज़र सुमन जी पर गई। वह अपने कपड़े सुखा रही थी, बहुत थकी हुई और बीमार लग रही थी। अचानक उदय जी ऊंची आवाज में वीरेन जी से बोले, "वीरेन, मैंने कल ही पढ़ा था अस्थमा के मरीजों को कुछ विशेष योग जैसे भुजंगासन, पवन मुक्तासन, ब्रिज पोज योगा करना चाहिए। पर ये सभी आसन प्रशिक्षण की निगरानी में करने चाहिए और जीवन शैली में बदलाव करने से भी फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों को धूल धुएं और ठंड से बचना चाहिए। इस बार योगा कक्षा में इस संबंध में गुरुजी से और विस्तार से पूछेंगे।" वीरेन जी अपना कान खुजलाते हुए बोले, "अरे, मैं कोई बहरा थोड़ी ना हूँ जो इतनी तेज बोल रहा है।" उन्होंने उदय जी के माथे पर हाथ रख बोला, "तेरी तबीयत तो ठीक है? तुझे कब से अस्थमा की शिकायत हो गई?" उदय जी छेपते हुए बोले, "अरे, इस उम्र में कब क्या हो जाए, क्या पता चलता है? इसलिए जागरूक होना जरूरी है।" उन्होंने पलटकर देखा। सुमन जी उनको ही देख रही थी। वह समझ गई उदय जी ने यह सब क्यों कहा। आज पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट और धन्यवाद दोनों उदय जी ने सुमन जी के चेहरे पर पढ़ लिया। वो खुश थे, उनका मकसद पूरा हुआ। उन्होंने भी एक हल्की सी मुस्कुराहट सुमन जी को दे दी और वीरेन जी के कंधे पर हाथ रख बोले, "क्या कहते हो? आज नाश्ते में उपमा होगा या पोहे? चल शर्त लगाते हैं।" और दोनों दोस्त हंसते बात करते नाश्ता करने चले गए। कोई दूसरा मौका होता तो उदय जी खुशी खुशी अपने घर जाते। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे अपने शैतान पोते के साथ खेले, उसका घोड़ा बने, अपनी बहू के हाथ की चाय पिए और प्रशांत के साथ फुर्सत से बैठे हुए। पर सरोज जी की बरसी की बात से उनका दिल भारी हो रहा था। उनके दिल और दिमाग में तो बस हमेशा से वो रहती ही थी, जब इस दुनिया में थी तब भी और नहीं है तब भी। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ बिताया एक एक पल, एक एक क्षण उनकी आंखों के आगे तैर रहा है। उनके साथ बिताई सारी यादें उनके चेहरे पर इंद्रधनुष के रंग बिखेर रही है। जहाँ कभी खुशी, कभी उदासी, कभी गम तो कभी तन्हाई के रंग थे। सच में तारीखों का खेल भी निराला ही है। जो तारीख हमारे अपनों के होने पर खुशी दे जाती है, वही तारीखें उनके बिना अथाह दर्द दे जाती हैं। कुछ ऐसा ही हाल उदय जी का भी था। सरोज जी की बरसी की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, वैसे वैसे उन्हें उनकी कमी और भी खल रही थी। आखिर प्रशांत उनको लेने आ गया। आश्रम के अपने सभी साथियों से विदा ले वे उनके साथ चल दिए। कुछ ही दिनों में सभी के साथ उनके आत्मीय संबंध बन गए थे कि सभी उन्हें भेज तो रहे थे, पर जल्दी आने को भी कह रहे थे। सभी के मन में संशय था कि कहीं वो वापस ही नहीं आए तो। आश्रम का माहौल किसी परिवार से कम नहीं था। खुद प्रशांत ने भी महसूस किया था। यही एक वजह थी कि वो पापा को यहाँ भेज लाने में नहीं था। गाड़ी में प्रशांत ने महसूस किया, उदय जी बहुत खामोश हैं।
ऐसा नहीं वो उससे बात नहीं कर रहे, बात तो हो रही है दोनों के बीच, पर वो यहाँ होकर भी यहाँ मौजूद नहीं लग रहे थे। प्रशांत उनकी मनोस्थिति समझ रहा था। उसने उदय जी का ध्यान भटकाने के लिए कहा, पापा, आपके आने की खबर से आपका पोता बहुत खुश है। पता है, अपने सारे दोस्तों से कह रहा है मेरे दादाजी को कुछ दिन के लिए उनके टीचर ने हॉस्टल से छुट्टी दे दी। अब वो हमारे साथ रहेंगे। उदय जी प्रशांत की बात सुन जोर जोर से हंसने लगे और फिर अचानक से वो ही कब रुदन में बदल गया, खुद उन्हें भी नहीं पता चला। फूट फूट कर रोने लगे वो। अपने अंदर दबा दर्द छिपाना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए आंसुओं के रूप में वो हंसी के बहाने बाहर छलक ही गया। प्रशांत ने भी आज पापा को नहीं रोका। गाड़ी साइड में लगा उनके हाथ पर अपना हाथ रख बोला, रो लो पापा, जानता हूँ माँ की बहुत याद आ रही है, बहुत कमी महसूस हो रही है। कुछ देर पापा बेटे दोनों एक दूसरे के साथ अपना मन हल्का करते रहे। घर पहुंचे तो दादाजी को देख युग की खुशी का ठिकाना नहीं था। आते ही उनकी गोद में चढ़ गया। दादाजी ने भी अपने पोते को सीने से लगा लिया। सच, इससे असीम सुख इस दुनिया में और क्या हो सकता है। आज प्राची ने खाने में सब कुछ उदय जी की पसंद का ही बनाया था। खाना खाते हुए उदय जी प्राची और प्रशांत को आश्रम की बातें बता रहे थे। उनकी दिनचर्या, वहाँ का खाना, उनके साथी, सब कुछ। प्रशांत देख रहा था। वहाँ की बातें करते हुए पापा की आंखों में एक चमक थी और इसी चमक में एक आस थी, एक विश्वास था प्रशांत को कि एक दिन उसके पापा फिर से जीने लगेंगे। जिंदगी को बोझ समझकर नहीं, जिंदा दिली दिली से जिएंगे। युग आज दादाजी के पास ही सोने की जिद करने लगा और उनके पास ढेर सारी कहानियां सुन बेफिक्र नींद में सो गया। आने वाले दिनों में सभी लोग बरसी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। घर में काफी मेहमान आए। कुछ लोग दबे स्वर में उदय जी के आश्रम में रहने की बातें कर रहे थे और बात जब निकलती है तो दूर तलक जाती ही है। आखिर उदय जी के कानों तक भी बात आ ही गई। उन्होंने देखा सबके मुंह से बातें सुन प्राची और प्रशांत असहज हो रहे थे। उदय जी ने सभी का मुंह बंद करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, वृद्धाश्रम मैं किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गया हूँ और अपने निर्णय पर बहुत खुश भी हूँ। जिन लोगों को अब भी लगता है कि मैं वहाँ अपने बच्चों की वजह से गया, उनके गलत व्यवहार से दुखी होकर गया, तो बता दूँ, भगवान से बस यही दुआ मांगता हूँ कि जैसे बेटा बहू मुझे मिले सभी को मिले। इससे ज़्यादा सफाई देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। उदय जी की बात सुन वहाँ मौजूद सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि प्रशांत और प्राची का व्यवहार किसी से भी छिपा नहीं था और खुद के घर की कहानी से यहाँ कौन परिचित नहीं था। सभी मेहमानों के जाने के बाद प्रशांत ने उदय जी से कहा, पापा, किस किस का मुंह बंद करेंगे? आप देख रहे हैं दुनिया को कैसी बातें कर रही है। उदय जी बोले, बेटा, दुनिया का मुंह हम कभी बंद नहीं कर सकते। बस अगर हम सही राह पर हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं। तू चिंता मत कर, मैं वहाँ आराम से हूँ। उदय जी ने प्राची और प्रशांत को सुमन जी के बारे में भी बताए और बोले, सच में बच्चों, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी औलाद मिली। एक दिन उदय जी के पास वीरेन जी का फोन आया। वैसे तो आश्रम में सभी से उदय जी का मधुर व्यवहार था, पर वीरेन जी से एक अलग ही दोस्ताना था। एक दूसरे से तन मन की बातें और हालचाल पूछने के बाद वीरेन जी ने उदय जी से कहा, अरे, एक बात तो बताना भूल ही गया। इस बार योगा क्लास में वह खड़ूस मैडम गुरुजी से अस्थमा से संबंधित व्यायाम पूछ रही थी और आश्चर्य, उस दिन जिन भी आसन के नाम तुम बता रहे थे उन सब के बारे में ही पूछ रही थी। वीरेन जी की बात सुन उदय जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी वीरेन जी की आवाज़ फिर से उनके कानों में आई, आजकल आश्रम के लोगों से थोड़ा घुलने भी लगी थी मैडम, पर कुछ दिन पहले ही उनका बेटा यहाँ आया था। पता नहीं किस बात पर दोनों की खूब तू मैं हुई। सुना है कुछ कागजों पर साइन करवाना चाहता था। बस उस दिन के बाद फिर से गुमसुम हो गई। आजकल तबीयत भी ठीक नहीं रहती। खैर जाने दो, बेकार की बातों में काम की बात तो पूछना ही भूल गया। तुम कब वापस आ रहे हो? कहीं बेटे के मोह ने मन तो नहीं बदल दिया? उदय जी हंसते हुए बोले, अरे नहीं, बस अगले हफ्ते आ जाऊंगा। उदय जी ने फ़ोन तो रख दिया, पर सुमन जी की बात
से वो थोड़ा परेशान और बेचैन हो गए थे। आखिर उदय जी फिर से वृद्धाश्रम आ गए। इस दफा प्राची और प्रशांत से ज्यादा युग को समझाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो दोनों तो समझा चुके थे कि पापा का वहां जाना कोई मजबूरी नहीं, सही मायने में इसी में उनकी खुशी है। उनकी नीरस भरी जिंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण है उनका वृद्धाश्रम, या कह ले उनका दूसरा घर। इन कुछ दिनों में उदय जी की बातों से, वहां से लगभग रोज आते उनके साथियों के फोन से वो समझ गए थे कि उनके पापा वहां खुश हैं। भले ही सरोज जी के जाने से वो अभी भी संभले तो नहीं हैं, पर हाँ, टूटने से जरूर बच गए। अब सरोज जी की यादों से वो सिर्फ दुखी ही नहीं होते, उन यादों के साथ साथ खुश रहना भी सीख लिया है। और उनमें ये सकारात्मक बदलाव ही वो वजह है कि इस दफा उनका वापस जाना प्राची और प्रशांत को इतना अखरा नहीं। मुश्किल तो बस युग को समझाना था। वैसे भी वो नन्हा इतना समझदार थोड़े ना है। वो तो अपनी नन्ही दुनिया की छोटी छोटी बातों की वजह से उदास है। अब उसका घोड़ा कौन बनेगा, उसको कहानियां कौन सुनाएगा, और मम्मी पापा की डांट और मार से कौन बचाएगा। वो दादाजी से गुस्सा है, पर उदय जी जानते हैं उनका पोता जितनी जल्दी रूठता है उतनी ही जल्दी मान भी जाता है। वैसे भी बच्चों की दुनिया कुट्टा अब्बा की बहुत छोटी और बेहद खूबसूरत और मासूम दुनिया होती है। उस मासूम दुनिया में हम बड़ों की तरह गिलो शिकवों को ले उम्र भर बैठने की जगह कहाँ है। बस उसको उसी की मासूम दुनिया के अंदाज में समझाया, वो वापस लौट गए। वृद्धाश्रम के सभी सदस्य उदय जी को अपने बीच एक बार फिर से देखकर बहुत खुश हुए और उनका स्वागत खूब दिल से किया। वीरेन जी तो अपने दोस्त से इतने दिन बाद मिले, थोड़ा भावुक भी हो गए थे। एक अलग ही रिश्ता बन चुका था दोनों का। कभी कभी अनजानों के दिल में से भी रिश्ता जुड़ जाता है, और कभी अपने भी जिंदगी भर अनजान बने रहते हैं। आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछ उदय जी ने सभी को मिठाई खिलाई, जो उनके बेटे बहू ने सभी के लिए खास तौर पर भेजी थी। रुचि भी उसे देख बहुत खुश हुई। वो देख रही थी, भले ही उदय जी अपनी पत्नी की बरसी करने गए थे, पर अपनों के साथ समय बिताकर आने से उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिख रहा था। आश्रम के लगभग सभी सदस्य वहां मौजूद थे, सिवाय सुमन के। वो उदय जी को आज भी नहीं दिख रही थी। सब लोग अपनी बातों में मशगूल थे। तभी उदय जी अनायास ही सुमन जी के कमरे की तरफ मिठाई का डब्बा लेकर चले गए। उन्होंने देखा सुमन जी अपने कमरे में आराम कुर्सी पर किसी गहरी सोच में बैठी थी। उन्होंने उनके कमरे के बाहर हल्के से खखारा। उनकी आवाज़ सुन सुमन जी चौंक गई। उदय जी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। सुमन जी भी उनके नमस्ते का जवाब दे अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और उदय जी से अंदर आने को कहा। उदय जी ने अंदर आते ही उनके आगे मिठाई का डिब्बा कर दिया, पर सुमन जी ने विनम्रता पूर्वक उनके आग्रह को ठुकरा दिया और बोली, माफ़ कीजिएगा, पर इस उम्र में मीठी से ज़्यादा परहेज ही करती हूँ। उदय जी बोले, परहेज रखना अच्छी बात है, पर अभी आपकी उम्र इतनी भी नहीं हुई है, और कभी कभी नियमों को तोड़ भी देना चाहिए। बंधे बंधाए नियमों को ओढ़ते ओढ़ते एक समय बाद घुटन भी होने लगती है, और वो स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सुमन जी उदय जी की बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दी और मीठे का एक टुकड़ा उठा मुंह में रख लिया। उन्होंने उदय जी को कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पूछा, बहुत दिन बाद आए, आप घर पर कुछ काम था क्या? उदय जी डिब्बे को बंद करते हुए भरे स्वर में बोले, मेरी पत्नी की पहली बरसी थी, बस इसलिए। सुमन जी उनके चेहरे के भाव समझ गई और बोली, ओह माफ़ करना, अगर आपका दिल दुखा हो तो। उदय जी धीरे से बोले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ चीज़ों पर हमारा बस कहाँ होता है। मैं तो बहुत पहले ही आ जाता, लेकिन बेटे बहू ने आने ही नहीं दिया कि अब आए हैं तो इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। उनका कहा नहीं मानता तो उनका दिल दुखता, बहुत प्यार जो करते हैं मुझसे। अचानक बोलते बोलते उन्होंने महसूस किया कि सुमन जी उनकी बातों से असहज हो रही थी, अपनी आंखों की नमी को बड़ी कुशलता से संभाल रही थी। उदय जी की बातों ने शायद उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उदय जी खुद अपनी बातों से शर्मिंदा हुए। मन ही मन खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। सुमन जी का दिल दुखाने का उनका बिल्कुल इरादा नहीं था।
वो बात बदलते हुए बोले, माफ़ कीजिएगा, बातों में पूछना ही भूल गया, अब आपकी तबीयत कैसी है? अस्थमा का अटैक दोबारा तो नहीं आया? ये सुनते ही सुमन जी की आंखों में एक चमक सी आ गई। किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए बोली, आप जो उस दिन अपने दोस्त को योगा बता रहे थे, गुरुजी से पूछ उन्हें करने में बहुत आराम आया है। लेकिन जैसे ही बंद किया, समस्या फिर से शुरू हो गई। उदय जी की आवाज़ में एक अपनापन था। वो थोड़ा गुस्सा करते हुए बोले, तो बंद करने को किसने कहा था? अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए आपको। आपको इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। सुमन जी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, अब इस उम्र में यह सब बीमारियां तो चलती ही रहेंगी जब तक इस शरीर में जान है। सच कहूं तो एक यही तो मेरे सच्चे साथी है। एक एक कर जब सब साथ छोड़ गए, तब से यही मेरे साथी बन गए। मैं कितना भी पीछा छुड़ाना चाहूं, छोड़ते ही नहीं। उदय जी सुमन जी की हंसी के पीछे छिपा उनका दर्द महसूस कर पा रहे थे। तभी सुमन जी ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं भी क्या बेकार की बातें ले बैठ गई। आप अब आराम कीजिए, वैसे भी थक गए होंगे। मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ। जाते हुए पर्दा लगा जाइएगा। उदय जी कुछ और कहते, पर सुमन जी ने मौका ही नहीं दिया। उदय जी उनका दर्द समझ रहे थे, पर संतुष्ट थे। कम से कम आज सुमन जी का व्यवहार उस दिन जैसा तो नहीं था। उन्होंने उनसे बात तो की, और हाँ, उनके लिए सभी ने जो धारणा बना ली थी खड़ूस तुनक मिजाज, वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। शायद परिस्थितियों ने उन्हें अंतर्मुखी बना दिया होगा, क्योंकि दुनिया को अपना दुखड़ा कहने से पता नहीं वो कम हो या नहीं, जग हंसाई जरूर होती है, क्योंकि किसी के दुख को बांटने और समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। इधर उदय जी के जाने के बाद सुमन जी ने अपनी आंखें मूंद ली। अनुराग की बातें अब भी उसके मन को उद्वेलित कर रही थी। उनका बेटा जिद कर रहा था उनसे उनका मकान बिल्डर को सौंप देने को। वो बिल्डर मकान का अच्छा दाम दे उसकी जगह फ्लैट बनाएगा, पर सुमन जी ने साफ मना कर दिया। आखिर कैसे वो घर दे दे? ये घर ही तो बस आखिरी निशानी है उसके पारस की। उन्होंने और पारस ने कितने जतन से ये मकान बनाया था। बस इसी बात पर माँ बेटे में मनमुटाव चल रहा था। आश्रम में सभी लोगों की दिनचर्या सामान्य रूप से चल रही थी। यहाँ जितने लोग थे उतनी ही उनकी कहानियाँ थी। कोई यहाँ बच्चों का सताया था, तो कोई बुढ़ापे में बेसहारा थे जिनके आगे पीछे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए यहाँ आना मुनासिब समझा। तो बहुत से ऐसे भी थे जो यहाँ अपनी इच्छा से आए थे, जैसे उदय जी। भले ही यहाँ आने से सबके कारण अलग अलग सही, पर यहाँ का माहौल, आपस में सबका व्यवहार, उनकी पूरी देखरेख, उन्हें सुनने और समझने वाले लोग, और रुचि जो पूरे आश्रम को अपने परिवार से कम नहीं मानती थी, उसके प्रयासों का ही परिणाम था इस आश्रम को सुखद और सकारात्मक वातावरण। जीवन और बच्चों से निराश लोगों ने भी यहाँ हंसना सीखा, जीना सीखा, और यही इस आश्रम के एकमात्र मकसद था। एक दिन आश्रम में अनुराग और साक्षी आए और सभी से बहुत खुशी और उत्साह से मिले। उनको देख कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उनका अपनी माँ के प्रति कैसा व्यवहार है। बस उदय जी और रुचि ही जानते थे, और कुछ लोगों को अंदेशा हो गया था अनुराग के उस दिन के व्यवहार की वजह से। पर फिर भी पक्के यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता था कि सुमन जी उनके बुरे बर्ताव की वजह से यहाँ आई है। वो दोनों सुमन जी को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। सुमन जी ने जाने से साफ इनकार कर दिया, पर वो दोनों जबरदस्ती साथ ले जाने की जिद करने लगे। फिर अनुराग ने तो कसम ही चढ़ा दी। आखिर मजबूर हो सुमन जी ने उनके साथ जाने की सहमति दे दी। उदय जी ने जाते समय उनसे अपनी तबीयत का ध्यान रखने को कहा, और उनको परेशान देख उनके मुंह से निकल गया, क्या पता आपसे दूर रहे बच्चों को आपकी अहमियत समझ आई हो। सुमन जी ने उदय जी को कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि शक तो उन्हें भी था कि उस रात उदय जी ने अनुराग और उसकी बात सुन ली थी। बस उनकी आंखों की नमी उनके दिल का हाल बताने को काफ़ी थी। वो सबसे विदा ले अपने बेटे बहू के साथ घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते भर साक्षी और अनुराग सुमन जी से खूब बातें करते रहे, जिसमें सुमन जी भी उनका साथ दे रही थी। पर उन दोनों के बदले हुए तेवर देख असमंजस में भी थी। घर पर भी उन दोनों का व्यवहार सुमन जी के साथ अच्छा था। सुमन जी को कभी कभी शंका भी होती, आखिर पहले का इतना सब भुगता भला कैसे भूल सकती है। पर फिर खुद को ही कोसती,
कि कैसी माँ है जो अपने ही बच्चों पर शक करती है। वैसे भी वो एक माँ है और माँ तो अपने बच्चों की हजार गलतियाँ उनकी एक जरा सी अच्छाई पर पल भर में भूल जाने को तैयार बैठी रहती है। एक दिन अनुराग किसी से फ़ोन पर ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहा था। उसकी बातों से लग रहा था कि उसकी किसी से बहुत गर्मा-गर्मी बहस हुई है। फ़ोन रखने के बाद वो बहुत परेशान दिख रहा था। सुमन जी बेटे को ऐसे परेशान देख चिंतित हो गई और अनुराग से उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अनुराग की आखिर क्या परेशानी थी और अनुराग क्यों अपनी माँ को वापस लेकर आया था। तो जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, कहानी आपको अब तक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।